हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC8 से काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय हरित क्रांति, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि के क्षेत्र में आए उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन से होता है। दरअसल भारत में कृषि की स्थिति अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति में थी, जिसका प्रमुख कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय संसाधनों का शोषण था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विभाजन के आर्थिक दुष्परिणामों के प्रभाव स्वरूप कृषि के क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न एवं उद्योगों हेतु कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र चले गए थे। पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की भारी संख्या को भारतीय कृषि क्षेत्र में आबाद किया गया। कुल मिलाकर पिछड़ी खेती और जनसंख्या के भार ने कृषि क्षेत्र में भारी विसंगतियां उत्पन्न कर दी थीं। सामान्यतः यह माना जाता है कि हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे बड़ी परेशानी खाद्यान्नों को लेकर थी। भारत में खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता था, अतः हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट बनाया एवं गोदाम अधिशेष खाद्यान्नों से भरने लगे। अब हम हरित क्रांति के कारणों का अवलोकन करेंगे। भारत में हरित क्रांति एक वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति थी, जिसने भारतीय कृषि के विकास और समृद्धि का रास्ता आगे बढ़ाया। इसके कारक निम्नलिखित थे। पहला कारण जो है वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार हरित क्रांति का प्रमुख प्रेरक तत्व था। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय कृषि में ठहराव की स्थिति थी। इस दौर में कृषि क्षेत्र में गतिहीनता व्याप्त हो गई थी, लेकिन 1955-60 के दौरान भूमि सुधारों ने भू संरचना के सामंती ढांचे को संस्थागत रूप में समाप्त कर दिया। भूमि सुधारों के अंतर्गत अधिसंख्य किसानों को भूमि अधिकार प्राप्त हुए, तो वे निजी स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे। अब अपने खेतों पर कुओं, तालाब, रहट, नलकूप इत्यादि का निर्माण करवाने लगे। इस तरह 1955-60 के दौरान कृषि क्षेत्र में 15% की वृद्धि हुई। सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। दूसरा है हमारा तकनीकी विकास। भूमि सुधारों ने कृषि क्षेत्र के संस्थागत आधार में भारी परिवर्तन किया। स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल कृषि में तकनीकी का उपयोग प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सिंचाई पर 31% धनराशि खर्च की गई। इस तरह संस्थागत सुधारों के साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार भी निर्मित होने लगा। अनेक सिंचाई परियोजनाएं, कृषि विश्वविद्यालय, शोध प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रासायनिक खाद के कारखाने आदि ने कृषि के विकास में तकनीकी सहायता पहुंचाई। तीसरा है खाद्यान्नों का अभाव। आज़ादी के समय भारत में खाद्यान्नों का अभाव था। 1950 के बाद खाद्यान्नों के दामों में भारी वृद्धि हुई। भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा। भारत ने अमेरिका के साथ PL 480 के समझौते किए और 1956 में लगभग 30 लाख टन अनाज का आयात किया गया। 1963 में 45 लाख टन पहुंच गया। इस कारण भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रेरित किया। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत को 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने पड़े। इससे यह साबित हो गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी अस्मिता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। ऐसी स्थिति में अमेरिका, चीन आदि देश भारत पर दबाव बनाने लगे। खाद्यान्नों के मामले में अमेरिका पर निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में बाधक बन रही थी, इसलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भारत के लिए आवश्यक थी। पांचवा पॉइंट है हमारा अकालों की भयावहता। 1964 से 1967 के दौरान भारत को भयानक अकालों का सामना करना पड़ा। इससे खाद्यान्नों का अभाव और अनाजों की कीमतें बढ़ी। 1966 में भारत को 1 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। 1965 से 66 में उत्तर प्रदेश एवं बिहार भी
अकाल की चपेट में आ गया। इस दौरान संपूर्ण राष्ट्र ही अकाल से त्रस्त था, अतः भविष्य को ध्यान में रखकर अकालों से निपटने के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। छठा है कृषि वित्त के साधनों का विकास। भारत में परंपरा से कृषि के लिए ऋणों की व्यवस्था महाजन और सूदखोर किया करते थे। वे अनियंत्रित ब्याज दर वसूल करते थे। किसानों द्वारा ऋण न चुकाने की स्थिति में सूदखोर उनकी जमीन, हल बैल, औजार आदि नीलाम करवा देते थे। जिस तरह से सामंत कृषकों के ऊपर भार बने हुए थे, उसी प्रकार किसान सूदखोरों के भार से प्रताड़ित था। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने कृषि वित्त की आपूर्ति के लिए संस्थागत साधनों के विकास पर ध्यान दिया। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाने लगे। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही कृषि वित्त का प्रावधान उपयोगी सिद्ध हुआ। सरकारी निवेश, संस्थागत वित्त, उत्पादन मूल्य इत्यादि हरित क्रांति में सहायक सिद्ध हुए। अब हरित क्रांति के प्रभाव को देखेंगे तो पहला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पादन में वृद्धि के रूप में सामने आया। उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से देश खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा। कृषि क्षेत्र समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। इसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बढ़ाया। खाद्यान्नों के अतिरिक्त तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी नजर आने लगी। तिलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास 1980 के बाद आरंभ हुआ। दूसरा है कृषि क्षेत्र में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि का प्रसार अधिक क्षेत्र में हुआ। जो भूमि कृषि जोत से बाहर थी, उन्हें जोत में सम्मिलित करने में हरित क्रांति ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण अधिक भूमि पर खेती किया जाना संभव हो सका। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण किसानों ने अधिक भूमि पर कृषि करना आरंभ किया। तीसरा है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। हरित क्रांति ने तकनीकी के प्रति किसानों के दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन किया। उन्हें परंपरागत खेती की सीमित हदों का पता चल गया। प्रारंभ में किसानों ने नई तकनीकी को अपनाने में दकियानूसीपन दिखाया, किंतु नई तकनीकी से कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रभाव को वे एकमत होकर स्वीकार करते हैं। अब किसानों ने ट्रैक्टर, नलकूपों, पंपों, संकरित बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं आदि के उपयोग करने लगे। चौथा है हमारा जीवन स्तर में परिवर्तन। हरित क्रांति से उपजी समृद्धि ने ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत बनाया। कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हुआ। साथ ही उनके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हुई। वे ट्रांजिस्टर, रेडियो, घड़ी, साइकिल, पंखा, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कूलर, कार, एयर कंडीशनर जैसे सामानों का उपयोग करने लगे। पांचवा पॉइंट है रोजगारों का सृजन। इसने नए रोजगारों का सृजन किया। बिजली एवं पंपों, ट्रैक्टरों, ट्रकों, कार, मोटरसाइकिल आदि के कारण इनके मरम्मत, संचालन एवं ड्राइवरों की मांग बढ़ी। इसने रोजगार के अन्य विकल्पों को बढ़ाया। लोग मिस्त्रियों, बढ़इयों, दर्जियों, बुनकरों इत्यादि के रूप में कार्य करने लगे। छठा है उद्योगों को लाभ। हरित क्रांति ने नगरों को भी लाभान्वित किया। कृषि उत्पादों का विपणन शहरों में ही होता था। इससे व्यापारी वर्ग को भारी लाभ होता था। इसी प्रकार रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं का उत्पादन एवं विपणन शहरों में ही होता था। इस प्रकार उद्योग द्वारा उत्पादित मालों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र बनकर उभरा। निष्कर्ष में देखेंगे, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में 1960 के दशक में जो भूमि सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, उसी क्रम में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसके कारण भारत ने खाद्यान्नों पर विदेशों पर निर्भरता समाप्त हुई और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हुआ। इसने जहां एक और भारत को खाद्यान्न के मामले में अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि की, वहीं इससे भारतीय ग्रामीण जीवन स्तर में भी सुधार हुआ और अब भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भी बढ़ गया है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।